हेलो एवरीवन। आज लास्ट लेक्चर है फर्मेंटेटिव डाइजेशन का और आज हम इसको वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज हम मोस्टली इंटर ऑर्गन नाइट्रोजन रिसाइकलिंग को डिस्कस करेंगे। इरेक्टेशन एक प्रोसेस है, रूमिनेशन इसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है ये होती है, और रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी किस तरीके से होती है रूमेन के एनाटमी के हवाले से, और उसके अंदर किस तरह के मोटिलिटी के पैटर्न्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में आखिर में हम थोड़ा सा इक्वाइन डाइजेशन को और सीकम और कॉलन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है वो हो रही, वो किस तरीके से होती है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अब दिस इज़ अ डायग्राम दैट शोज इंटर ऑर्गन नाइट्रोजन रिसाइकलिंग इन रूमिनेंट्स। और एग्जैक्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो तो आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पता चल जाएगा, और वो आपने वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। बट अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से रूमेन के अंदर अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो लीड करती है लिवर के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन और उसकी यूटिलाइजेशन पे। और ऑब्वियसली जब ये यूरिया यहाँ पे बन रहा है तो वो किस तरीके से स्लाइवरी ग्लैंड्स और र्यूमन के अंदर वापस आ सकता है थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ज़्यादातर ये इस तरीके से मूव करेगा थ्रू दी स्लाइवरी ग्लैंड्स, बिकॉज यूरिया जो है वो अल्टीमेटली स्लाइवरी ग्लैंड्स के पास जाएगा और वहाँ से स्क्रीट आउट होकर दोबारा से र्यूमेन तक पहुँचेगा। अगर अब आप देखो तो र्यूमेन अमोनिया कंसनट्रेशंस अगर यहाँ पे हाई हो जाए तो देर विल बी अ नेट मूवमेंट ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन टुवर्ड्स द लिवर। अब अगर ये लिवर की तरफ मूव करेगा तो लिवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया प्रोडक्शन करेगा फ्रॉम दिस अमोनिया, एंड इट विल लीड टू हाई यूरिया प्रोडक्शन एंड पुअर नाइट्रोजन कंजर्वेशन। बिकॉज यहाँ पे जब यूरिया बन रहा है तो आपके पास जो कंजर्वेशन है नाइट्रोजन की वो कम होना शुरू हो जाएगी, और ये एक्सेस यूरिया जो है इट विल बी आइदर गोइंग टू द स्लाइवरी ग्लैंड एंड अगेन एक्सक्रीटेड इनटू द र्यूमेन, और ये यूरिया जो है इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनी थ्रू द यूरिन। तो ज़्यादातर जो है अगर जितना भी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्क्रीट हो रहा है उससे एक्सेस में जो यूरिया होगा इट विल बी स्क्रीटेड आउट थ्रू दी किडनीज। ऑपोजिट अगर आप देखो तो हमारे पास अगर ह्यूमन के अंदर अमोनिया कंसनट्रेशन जो हैं वो लो हो जाए तो देर इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन लिवर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज फ्रॉम द लिवर टुवर्ड्स द ह्यूमन। और ये जब होगी थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड थ्रू द स्लाइवरी ग्लैंड, तो आपके पास यहाँ पे जब यूरिया होगा तो देर विल बी अ टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोटीन प्रोडक्शन फ्रॉम दिस एंडोजेनस यूरिया। सेकंड हमारे पास ये भी ज़हन में रखना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, तो वो अमाइनो एसिड्स भी लिवर के पास जाते हैं और वो अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन की साइक्लिंग कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है रूमिनेंट्स के अंदर। अगर यहाँ पे अमोनिया एक्सेस होगा तो there will be a net movement of non-protein nitrogen towards the liver, and liver will use this ammonia to produce urea. सेकेंडली अगर हमारे रूमन र्यूमन के अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन लो हो जाए तो देर विल बी अ नेट मूवमेंट ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स फ्रॉम द लिवर टुवर्ड्स द र्यूमन थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा हमारे पास थ्रू द स्लाइवरी ग्लैंड्स। यानी ये यूरिया जो है, आपने शायद स्लाइवरी यूरिया इंडेक्स भी निकाला हो, तो ये यूरिया जो है ये स्लाइवा के अंदर स्क्रीट होगा, फिर इसोफेगस के ज़रिए होता हुआ इट कैन कम बैक इनटू द र्यूमन। अब ये एक मॉडल है जो कि शो करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स एंड हाउ दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स इज प्रमोटेड बाय द कन्वर्जन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स इनटू वोलेटाइल फैटी एसिड एनायंस। और ये एनायंस जो है ये बाद में कन्वर्ट होंगे इनटू फ्री एसिड्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट नियर द एपिथेलियल सरफेस, और उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये
किस, और ये जो ये फ्री एसिड्स के अंदर इसका कन्वर्शन का फिनोमिना है, यही इसको फेवर करता है कि किस तरीके से ये इट क्रिएट्स अ टेंडेंसी फॉर दीज free acids to be transported from the lumen into the cell through the epithelial membrane, through the epithelial surface. अब अगर आप देखो तो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट सिस्टम है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन, ये एक साइकिल है जो कि रिवर्सेबल रिएक्शन है। सेम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के अंदर भी आपके पास हाइड्रोजन आयंस जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस when they are generated they could be locally generated to affect the formation of volatile free acids. volatile free acids की formation को ये affect कर सकते हैं, और ये दोनों mechanism simultaneously हो रहे होते हैं। अब अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंबाइंस कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस जो है, ये जो एसीटेट का एनायन है या कोई भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स यानी ब्यूटायरेट है, प्रोपियोनेट है, उसका जो एनायन है उस एनायन के साथ रिएक्ट करेंगे और बना देंगे वोलेटाइल फ्री एसिड्स। अब ये फ्री एसिड्स जो है ये इजीली इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। वंस इट इज़ इनसाइड द सेल, तो अब क्या होगा, इट कैन आइदर बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड, या ये वापस रिवर्सेबल रिएक्शन के ज़रिए हाइड्रोजन आयंस और एसीटेट आयंस देगा। एसीटाइट आयंस का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज़ करेगा। सेकेंडली हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो अगेन इस साइकिल के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। हाइड्रोजन आयंस वापस सेल से बाहर जा सकते हैं थ्रू सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, या हाइड्रोजन आयंस बाइकार्बोनेट आयंस के साथ भी बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। तो ये, और साथ ही साथ क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी मौजूद है जो कि बाइकार्बोनेट आयंस को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है इनटू द ल्यूमेन। सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, एक मॉडल है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स, और ज़्यादा एम्फेसिस इस पे है कि किस तरीके से वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है उनकी एन आयोनिक फॉर्म, एन आयंस जो हैं उनके, चाहे एसीटेट हो, ब्यूटायरेट हो, प्रोपियोनेट हो, वो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वो फ्री एसिड्स बनाते हैं। और ये फ्री एसिड्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होके चले जाएंगे सेल के अंदर, एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। अब ये रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द रेटिकुलर रूमेन जो है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फेवरेबल टू fermentation patterns and microbial fermentation that is beneficial to the host। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले सबस्ट्रेट फॉर फर्मेंटेशन मस्ट बी सप्लाइड, और वो सबस्ट्रेट इवनली ह्यूमनल एनवायरनमेंट के अंदर डिस्पर्स होना चाहिए ताकि सारे माइक्रोब्स उसको यूटिलाइज कर सकें। सेकंड, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, सो टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है फॉर ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन। फिर हमारे पास एक 300 मिली ऑस्मोल्स की आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। ब्लड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इतनी ही ऑस्मोलैलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इतनी आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। फिर एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, और जब ये साइंटिस्ट ने इसको मेजर किया तो ये तकरीबन -250 से -450 मिली वोल्ट्स के करीब ये रेंज करता है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो इसकी मेजर्ड वैल्यू है, बट ये एक फिनोमिना जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एज फार एज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज़ कंसर्न वो वहाँ पे हो सकें। फिर
इनडाइजेस्टेबल वेस्ट या सॉलिड मटेरियल, जो भी मटेरियल ह्यूमन के अंदर है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सक रहा और सॉलिड फॉर्म में है, इट मस्ट बी रिमूव्ड इफ़ेक्टिवली। तो ये रिमूवल के लिए आपको मोटिलिटी चाहिए होगी, ये होगी तो फिर ही ये रिमूव होगा ना। और फिर हमारे पास जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स हैं, दे शुड बी कंपैटिबल, दे शुड बी इक्वल टू देयर रीजनरेशन टाइम। यानी जितने नए माइक्रोब्स बन रहे हैं उतनी ही इफ़ेक्टिवली पुराने जो माइक्रोब्स हैं उनकी रिमूवल होनी चाहिए, और वो जो माइक्रोब्स डाई आउट करते जाएं वो इस मोटिलिटी की वजह से ही वो रिमूव होंगे। तो द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स मस्ट बी कंपैटिबल विद द रीजनरेशन टाइम। और साथ ही साथ जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं या products of anaerobic fermentation, they must be buffered by bicarbonate ions that are present in the saliva या वैसे जनरल बफरिंग मैकेनिज्म्स इन द ह्यूमन। और साथ ही साथ ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स शुड बी रिमूव्ड, दे शुड बी एब्जॉर्ब थ्रू द एपिथेलियम ऑफ द ह्यूमन, द एपिथेलियम ऑफ द कॉलन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी किस तरीके से एक यंग नॉन रूमिनेटिंग एनिमल के अंदर, जो कि एक मिल्क डाइट के ऊपर है, जो कि अभी सिर्फ सकलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे ये याद रखना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए आपको ये लाजमी है कि मिल्क जो है इट शुड बी डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द डेवलपिंग ह्यूमन। अब ये किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये रिफ्लेक्स है जिसको हम कहते हैं इसोफेजियल या रेटिकुलर ग्रूव रिफ्लेक्स। इसके अंदर होता ये है कि फूड जो है इट विल बाईपास द ह्यूमन रेटिकुलम बाय वे ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ द फोर स्टमक वॉल्स टू फॉर्म अ ग्रूव फ्रॉम इसोफेजस टू द एबोमिज्म। यानी ये एक ऐसा ग्रूव बना देता है बिटवीन द इसोफेगस एंड द एबोमिज्म। अब ये ग्रूव जो है इट इज़ अ रिफ्लेक्स बिहेवियर, और जैसे ही जानवर दूध पीता है और उसके अंदर अभी ह्यूमन डेवलप नहीं है, तो ये ग्रूव जो है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, एक फोल्ड जो है बन जाएगा बिटवीन द इसोफेगस एंड द एबोमिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलर ग्रूव रिफ्लेक्स या इसोफेजियल ग्रूव रिफ्लेक्स, दोनों कह सकते हैं इसे। और इसके ज़रिए फूड जो है इट विल बाईपास द ह्यूमन रेटिकुलम by way of complex folding of the four stomach walls to form a groove from the esophagus to the abomasum। अब ये बनता कब है? when there is a stimuli which elicit the रेटिकुलर ग्रूव रिफ्लेक्स। और ये जो स्टिमुलस है ये फिजिकल भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास है साइट या स्मेल या कंडीशन रिफ्लेक्स भी बाज़ औक़ात ये कंडीशन रिफ्लेक्स के फॉर्म में भी होता है। तो ये पहले स्टिमुलस हैं जो कि इस ग्रूव को बनने में, इस फोल्ड को बनने में मददगार साबित होते हैं। सेकंड, सकलिंग। जैसे ही जानवर जो है वो दूध पीना शुरू करता है वैसे ही ये फोल्ड बन जाता है और ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमन दैट कैन बी बाईपास्ड। थर्ड हमारे पास है सोडियम और कॉपर सॉल्ट्स। फिर हमारे पास है वेगल स्टिमुलेशन। वेगस इज एन इफरेंट पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स, और जैसे ही वेगस स्टिमुलेट होगी वैसे ही ये रेटिकुलर ग्रूव जो है ये बन जाएगा बिटवीन द इसोफेगस एंड द एबोमिज्म वेयर मिल्क इज विल बाईपास द ह्यूमन। फिर हमारे पास लास्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे ही डिहाइड्रेशन होती है इट लीड्स टू थर्स्ट, और ज़्यादा प्यास लगेगी तो ज़्यादा एडीएच एक्सक्रीशन होगी। इसके नतीजे में देयर विल बी रैपिड ट्रांजिट ऑफ वाटर टू एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एडीएच जो है ये फिफ्थ इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है। तो ये फिज़िकल और केमिकल स्टिमुलाई हैं, ये फेवर करते हैं फॉर इफ़ेक्टिव रेटिकुलर ग्रूव रिफ्लेक्स या इसोफेजियल ग्रूव रिफ्लेक्स, जिसमें जो मिल्क है वो अभी ह्यूमन को बाईपास करेगा, और जब रेटिकुलर ह्यूमन जो है ये बाईपास होगा तो उसी टाइम पे ह्यूमन को डेवलप करने का मौका मिलेगा।
अब जिस तरह पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था, अगर ये रेटिकुलर ग्रूव रिफ्लेक्स जो है ये फेल हो जाए तो इसको कहते हैं रूमिनल ड्रिंकिंग या रूमिनल ड्रिंकर्स। और ये अगर र्यूमन की डेवलपमेंट को सप्रेस करे, जैसे ही मिल्क र्यूमन के अंदर चला जाता है तो इट कैन लीड टू रूमिनल एसिडोसिस ऑल्सो, और इसको कहते हैं रूमिनल ड्रिंकिंग बाय द काल्फ। उसके बाद हमारे पास एडल्ट रूमिनेंट के अंदर जो है इंजेक्शन इज़ अकम्पनीड बाय म्यूकस एंड सीरो म्यूकस स्लाइवरी ग्लैंड स्क्रीशन, जिसमें हमारे पास बक्कल, सबलिंगुअल और मैंडिबुलर ग्लैंड्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास मेस्टिकेशन होती है और फिर उसके बाद स्वॉलिंग और एपिस्टाल्सिस है जो कि ईसोफेगस के लेवल पे हो रही है। फिर देयर विल बी इवेंचुअल एंट्री ऑफ इंजेस्टा इनटू द र्यूमेन एंड द रेटिकुलम। अब जैसे ही मटेरियल जो है इंजेस्टा जो है वो रूमिनो रेटिकुलम में दाखिल हो जाता है तो हमारे पास रूमिनो रेटिकुलर साइकिल स्टार्ट होती है, एंड इट इज़ एक्चुअली एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी, जिसके अंदर हमारे पास इस कुछ मूवमेंट्स जनरेट होती हैं इन अ सिस्टमेटिक फैशन, जिसका पर्पज़ ये है टू मिक्स द इंजेस्टा और टू एड इन द इरेक्टेशन ऑफ गैस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि हम इसको और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे पास इसके अलावा प्रोपल्शन ऑफ फूड एंड फर्मेंटेड फूड स्टफ्स इनटू द ओमेज़म। और अगर ये मोटिलिटी जो है ये सप्रेस हो जाए तो फिर हमारे पास रूमिनल इम्पैक्शन हो सकती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको रूमिनल स्टेसिस भी कहते हैं या इम्पैक्शन भी कहते हैं। तो दिस रूमिनो रेटिकुलर साइकिल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज फार एज रूमिनल मोटिलिटी इज़ कंसर्न्ड। अब अगर आप देखो तो अ साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन इन द र्यूमेन अकर्स 1 to 3 टाइम्स पर मिनट, और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देखोगे तो दिस फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम एंड इट वुड बी लोएस्ट व्हेन द एनिमल इज़ इन रेस्टिंग फेज। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगी। एक है प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस विच ओरिजिनेट इन द रेटिकुलम एंड दे पास कॉर्डली अराउंड द र्यूमेन, or this process involves a wave of contraction followed by a wave of relaxation. So as parts of rumens are contracting, the sacs of the rumen are dilating. और ये भी मैं आगे डायग्राम के साथ आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ कि जिस टाइम पे र्यूमेन के कुछ पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली उस टाइम पे उसके सैक्स जो हैं वो डायलेट कर रहे होंगे। फिर हमारे पास है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर इन ओनली पार्ट्स ऑफ ह्यूमन दैट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द ह्यूमन। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन के अंदर एंड दे आर एसोसिएटेड विद रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी। if we see the cycle of the ruminoreticular motility और उसको हम ruminal anatomy के context में देखें तो हमारे पास ये देखो ये इसोफेगस है, ये पूरे का पूरा rumen पड़ा हुआ है जिसका dorsal sac है, उसका ventral sac है, ये cranially reticulum पड़ा हुआ है, ये cranial sac of rumen है। फिर हमारे पास ये कार्डिक स्फिंक्टर है, यानी वो स्फिंक्टर विच इज़ कनेक्टिंग ईसोफेगस विद द र्यूमेन, और उसके बाद हमारे पास रेटिकुलो ओमेजल ऑरिफस है जिससे फूड जो है वो आगे चल के ओमेज़म के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक है और ये हमारे पास कॉर्डोडोर्सल ब्लाइंड सैक है। तो दिस इज़ एज मच एज रूमिनल एनाटमी इज़ कंसर्न। डिटेल आप उसके एनाटमी के अंदर आप विजुअलाइज कर सकते हो, तब आप देख लो, एनाटमी वालों से कंसल्ट कर लो। जो रूमिनल रेटिकुलर रिफ्लेक्स है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ईसोफेगस से जितना भी मटेरियल आता है यंग काव्स के अंदर उसमें र्यूमेन बाईपास हो जाता है और ये ईसोफेगस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है
एबोमिज़म के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है इसोफेजियल, इसको कहते हैं रेटिकुलर इसोफेजियल रिफ्लेक्स या रेटिकुलर इसोफेजियल ग्रूव के ज़रिए जो रिफ्लेक्स जनरेट होती है, जिसको हमने इसोफेजियल ग्रूव रिफ्लेक्स भी कहा है। This is an important diagram that shows the various pressure changes in the ovine reticulum and the dorsal ventral and ventral blind sacs of the rumen. तो ये ओवाइन की एग्जांपल है इसमें, और ये आपको बुक के कनिंघहैम में तो नहीं होगी, लेकिन अगर अब आप देखोगे तो मैं ये एम्फोसिस देना चाह रहा हूँ किस तरीके से रेटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन वेव्स आती हैं डॉर्सल सैक में, और विच प्रोग्रेस टू दी वेंट्रल सैक एंड दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक, और फिर एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपीयर होती है इन दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक एंड इट देन प्रोग्रेसेस टू दी डॉर्सल सैक वेंट्रल सैक एंड बैक इनटू दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें आपको समझाने के लिए आसान तरीके से, तो इसमें अगर आप देखो तो ये एक टाइम स्केल दिया हुआ है इसने नीचे। सबसे ऊपर हमारे पास जो ये शो हो रही है वेव्स, ये रेटिकुलम के अंदर शो हो रही हैं। सेकंड हमारे पास है डॉर्सल सैक, फिर हमारे पास है वेंट्रल सैक, और फिर है वेंट्रल ब्लाइंड सैक ऑफ द र्यूमेन। तो ये रेटिकुलम की वेव्स हैं और दीज आर वेव्स इन दी र्यूमेन। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये प्राइमरी वेव्स हैं और इसको मैं शो कर रहा हूँ फ्रॉम पी। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और जब ये रेटिकुलम के अंदर ये वेव जनरेट होती है तो ये मूव करती है टूवर्ड्स द डॉर्सल सैक, उसके बाद वेंट्रल सैक और फिर वेंट्रल ब्लाइंड सैक। यानी यहाँ से ये रेटिकुलम के अंदर मोटिलिटी जनरेट हुई, इट देन गोज़ इनटू द डॉर्सल सैक, देन इनटू द वेंट्रल सैक एंड देन इनटू द वेंट्रल ब्लाइंड सैक। सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? रेटिकुलम में, फिर डॉर्सल सैक में, फिर वेंट्रल सैक में, और फिर वेंट्रल ब्लाइंड सैक के अंदर। सो दीज आर डिनोटेड बाय पी। ये ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो ये पास आउट हो रही हैं टू फ्रॉम रेटिकुलम टू दी र्यूमेन, पहले उसके डॉर्सल सैक में, फिर उसके वेंट्रल सैक में, और फिर उसके वेंट्रल ब्लाइंड सैक में। अगर अब आप देखो तो इसके अलावा ये दो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान में ये एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आपको मिल रही है, ये यूनिक है टू दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये जनरेट होती हैं इमीडिएटली आफ्टर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस इन वेंट्रल ब्लाइंड सैक। यानी जब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रल ब्लाइंड सैक किया उसके फ़ौरन बाद ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई इन दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक, और ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन जो है ये मूव करेगी फ्रॉम हेयर टू दी डॉर्सल सैक एंड देन इट विल गो इनटू दी वेंट्रल सैक, और ये वेंट्रल सैक से उसके बाद वापस आएगी वेंट्रल ब्लाइंड सैक के अंदर। तो आपका जो वेंट्रल ब्लाइंड सैक है इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट कह सकते हैं कि मिलेगी, और उसके बाद हमारे पास वेंट्रल सैक के अंदर मूवमेंट्स हैं, फिर ये डॉर्सल सैक्स हैं आपके पास, ये जितना रीजन है, और ये रेटिकुलम है। तो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, हमारे पास रेटिकुलम के अंदर ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट हुई, ये लेके आएगी मूवमेंट टूवर्ड्स टू दी डॉर्सल सैक, यानी यहाँ से यहाँ, उसके बाद इट गोज़ इनटू दी वेंट्रल सैक एंड देन इट गोज़ इनटू दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक। अब जब वेंट्रल ब्लाइंड सैक में आएगी तो वेंट्रल ब्लाइंड सैक में एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी विच विल गो इनटू दी वेंट्रल सैक, देन it first goes into the dorsal sac and then it also comes into the ventral sac, और वेंट्रल सैक से अगेन इट विल गो इनटू द वेंट्रल ब्लाइंड सैक। तो ये एक तरह से एक प्रॉपर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में मिक्सिंग ऑफ मटेरियल होती है फर्दर इन दी र्यूमेन, और ये एक रेटिकुलर रूमिनल साइकिल है, मोटिलिटी की साइकिल है विच हैज़ बीन शोन इन ओवाइन स्पीशीज़। सिमिलर मैकेनिज़्म जो है वो कैटल बफलो के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। टाइम स्केल चेंज हो सकता है बट इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं रेटिकुलम में और ह्यूमन में। ये तो पिछली ही डायग्राम में मैंने आपको पहले भी दिखाया है जो रूमिनल एनाटमी है।
अगर अब आप देखो जो पिछली स्लाइड के हवाले से, तो हमारे पास जो पैटर्न जनरेट होगा मोटिलिटी का वो इस तरीके से होगा, फ्रॉम दी रेटिकुलम टू दी डॉर्सल सैक टू दी वेंट्रल सैक एंड दी वेंट्रल ब्लाइंड सैक, और वो आगे मूव करके ये पैटर्न्स चलते रहेंगे, और फूड जो है वो अल्टीमेटली फिर आगे मूव करके आएगा इनटू दी ओमेज़म, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये रेटिकुलर रूमिनल साइकिल है, और ये पैटर्न्स हैं ऑफ मूवमेंट ऑफ इंजेस्टा दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी। रूमिनल मोटिलिटी जो है वो इट रिजल्ट्स इन मोर और लेस सर्कुलर पैटर्न्स ऑफ इंजेस्टा मूवमेंट्स, और इसके नतीजे में अगर आप देखोगे तो हमारे पास र्यूमन के अंदर डिस्टिंक्ट जोन्स बनते हैं, जिसमें इंजेस्टा जो है वो डिफरेंट कंसिस्टेंसी के हिसाब से पड़ा होता है। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास डॉर्सली यहाँ पे आपको ज़्यादातर गैस मिलेगी। उसके बाद हमारे पास नीचे, अगर थोड़ा सा हम नीचे मूव करेंगे तो उसके अंदर एक सॉलिड जोन होगा, फिर हमारे पास नीचे स्लरी होगी, और उसके बाद लिक्विड जोन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है विद रिगार्ड टू रूमिनल टिम्पनी या ब्लॉट, टिम्पनी और ब्लॉट उसके कॉन्टेक्स्ट में। और हाँ, अगर ये डायग्राम तो इसको शो भी कर रही है कि अगर आप देखो तो इन मोटिलिटी के पैटर्न्स की वजह से हमारे पास ह्यूमन के अंदर जोन्स बनते हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास गैस है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सॉलिड जोन है, सॉलिड जोन के बाद हमारे पास यहाँ पे स्लरी बन रही है, फिर लिक्विड जोन है, और ये वो जोन है जहाँ पे ये इस्केप करके ओमेज़म के अंदर मूव कर सकता है। अगर आप देखो तो डॉर्सल सॉलिड जोन जो है दैट कंटेन्स रिलेटिवली अनडाइजेस्टिव फॉरेज मटेरियल एंड कंटिन्यूज इनटू स्लरी एंड लिक्विड जोन्स, इस जोन में आ जाएगा। एंड देयर इज देन इजेक्शन जोन नियर द कार्डिया, जहाँ पे it receives the newly swallowed feed and the contractions of the reticulum eject feed into the ओमेज़म। तो यहाँ पे फूड जो है वो आगे की तरफ मूव भी कर सकता है। तो ऊपर हमारे पास गैस वाला रीजन है जहाँ पे ज़्यादा गैस मौजूद होगी, फिर हमारे पास सॉलिड जोन है, और फिर हमारे पास यहाँ पे स्लरी जोन मौजूद है। और ये याद रखना कि दिस इज़ द जोन ऑफ पोटेंशियल एस्केप, जहाँ से मटेरियल जो है वो आगे की तरफ मूव करके जाएगा इनटू दी फर्दर इनटू दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे हमारे पास ये याद रखना कि ये एक जोन है जिसको हमने इजेक्शन जोन कहा है, दिस इज़ द इजेक्शन जोन। ठीक है, तो ये कुछ जोन्स हैं। अब ये भी याद रखना कि अगर ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाए तो इसको हम फ्रॉदी ब्लॉट या फ्रॉदी गैस प्रोडक्शन भी कहते हैं। ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इरेक्टेशन के अंदर इसी गैस ने जोन ऑफ पोटेंशियल एस्केप के ज़रिए बाहर की तरफ जाना है, और ये इजेक्शन जोन है, इससे इसने आगे ओमेज़म और एबोमेज़म की तरफ जाना है। So this is a brief overview of different stratification of ingesta because of varying in consistency of the ingesta। और ये जो ingesta की different layers बनती हैं, it is essentially because of the patterns of movement of ruminal ingesta। इसको अगर आप जहन में रखोगे तो आप ह्यूमन के हवाले से बहुत सारी डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसमें हमारे पास ब्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम्पनी या ब्लॉट, इसको पंजाबी में अफारा भी कहते हैं, जो लोग गांव से हैं उनको शायद आइडिया हो, अफारा भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास जो है रूमिनेशन क्या है। एज वी नो दैट रूमिनेंट्स आर वेल नोन फॉर कड च्यूइंग। जो ये कट च्यूइंग है ये एक फिनोमिना है जो रूमिनेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट इज़ एक्चुअली द रिगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टा फ्रॉम द रेटिकुलम फॉलोड बाय रीमेस्टिकेशन एंड रीस्वॉलिंग, यानी दोबारा से फूड जो है वो ह्यूमन से माउथ के अंदर जाएगा, रीमेस्टिकेट होगा और अगेन दोबारा से स्वॉलो होगा। ये जितना भी प्रोसेस है इट प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ रफेज एंड देयर बाय इट इंक्रीजेज द सबस्ट्रेट सरफेस एरिया
फॉर दी फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स। तो उनके सरफेस एरिया जो सबस्ट्रेट का है वो भी इंक्रीज़ करने का काम ये कर रहा है, बिकॉज दोबारा से रीमेस्टिकेशन हो रही है ना, रीलुब्रिकेशन हो रही है, फिर रीस्वॉलिंग हो रही है। तो रीगर्जिटेशन इज़ इनिशिएटेड विद अ रेटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये पिछली स्लाइड में जो मैं आपको बार बार बता रहा था ना, जोन ऑफ पोटेंशियल एस्केप या इजेक्शन जोन तो एवोमिज्म की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन जोन ऑफ पोटेंशियल एस्केप है वो यही है कि रूमिनल रेटिकुलर मोटिलिटी के नतीजे में जितना भी फूड है वो वापस र्यूमन से इसोफेगस के ज़रिए माउथ के अंदर जा सके ताकि उसकी रीमेस्टिकेशन हो सके। एंड रीगर्जिटेशन इज़ इनिशिएटेड विद ए रेटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द primary contraction, and this contraction occurs with the relaxation of distal esophageal sphincter. It allows the bolus of ingesta to enter the esophagus. The bolus is carried into the mouth by reverse peristalsis, and the fluid in the bolus will be squeezed with the tongue and it will be re-swallowed. और फिर bolus जो है उसकी रीमेस्टिकेशन होगी और रीमेस्टिकेशन के बाद उसकी रीस्वॉलिंग हो जाएगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है रूमिनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर वो जो भी उसके अंदर र्यूमन के अंदर फूड है वो दोबारा से रीमेस्टिकेट होगा, पहले वापस जाएगा माउथ के अंदर, रीमेस्टिकेट होगा और उसके बाद दोबारा से स्वॉलो हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद हम अगला प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं कि इरक्टेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो इरक्टेशन जो है वो एसेंशली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास गैसेस जो हैं वो रिमूव होंगी फ्रॉम द र्यूमन। और जिस तरह कि हम पिछली स्लाइड में हमने देखा भी था कि ऊपर एक गैस का जोन बन जाता है र्यूमन में। तो अगर आप देखो तो एटलीस्ट 30 से 50 लीटर पर आर एक अडल्ट कैटल के अंदर और तकरीबन 5 लीटर एक शीप या गोट के अंदर एक घंटे के अंदर गैस जो है वो जनरेट होती है। तो फर्मेंटेशन इन द र्यूमन एसेंशियली जनरेट्स इनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ गैस, और इस गैस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। इरक्टेशन और बेल्चिंग इज़ हाउ रूमिनेंट्स कॉन्टीन्यूसली गेट रिड ऑफ फर्मेंटेशन गैसेस। It is associated with almost every secondary ruminal contraction। जो वेंट्रल सैक्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं उसके साथ इरक्टेशन लाजमी हो रही है, इट इज़ कॉन्टीन्यूसली टेकिंग प्लेस। और जिस तरह कल आप में से कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था, ये जो मीथेन वगैरह या जितनी भी गैसेज हैं, इट इज़ एक्चुअली they are actually removed through the process of eructation, or a majority is actually first inspired into the lungs and then expired। तो ये बाज़ औक़ात ये भी होता है कि these are somehow first inspired into the lungs and then they can be expired out, but this process is not that much predominant because ये जो है ये उसके लिए hazardous भी हो सकता है। अब anything that interferes with eructation is life threatening to the ruminant because the expanding rumen rapidly interferes with the breathing। देखो एनाटमिकली तो आपके पास rumen के अंदर अगर कोई चीज़ वहाँ पे पाइल अप करती जाए गैस, तो क्या वो स्पेस लेगी। अब थॉरैक्स के अंदर स्पेस तो लिमिटेड है, तो अगर स्पेस ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाए तो फिर एनिमल जो है वो उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इट विल इंटरफेयर विद ब्रीदिंग, और एनिमल कैन डाई फ्रॉम टिम्पनी और ब्लॉड बिकॉज एसेंशली फ्रॉम डिसफंक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एस्फिक्सिएशन, सांस जो है उसका वो उखड़ना शुरू होएगा बिकॉज र्यूमन जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डाल रहा है on the respiratory system. The expanding rumen is interfering with the breathing, so that's how animals suffering from ruminal tympany can die from asphyxiation। हमारे पास इसके अलावा इरक्टेशन के साथ साथ हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं। जिस तरह के कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, र्यूमन के अंदर जो गैसेस हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मीथेन जो है, दे आर डेंजरस बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर आप डाटा देखो तो रूमिनेंट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल मीथेन इमिशंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 3 to 5% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। इसलिए इंसान जो है वो कैटल के पीछे भी पड़ गया हुआ है।
वो कहता है कि भाई ये जो है ना लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, इनको रिमूव किया जाए, इनको कल किया जाए और हाई प्रोड्यूसिंग कैटल को लेके आया जाए। तो ये एक डिबेट है, एक एनवायरमेंटल इशू है, इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लाइड में है इक्वाइन डाइजेशन। अब हम इक्वाइन डाइजेशन को देखें तो हमारे पास जो है इक्वाइन डाइजेशन जो है एसेंशली है फर्मेंटेशन इन सीकम एंड लार्ज कॉलन, और इसके नतीजे में वही तीन चीज़ें बन रही हैं, एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट, एंड इट कंट्रीब्यूट 75% टू दी हॉर्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप देखो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज इनटू मोनोमर्स जो है इट इंक्रीजेस सीकल एंड क्लोनिक ल्यूमिनल ऑस्मोलैलिटी। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखना कि जिस तरह रूमिनेंट्स के अंदर आपको सलाइवा मिल रहा था ना, रूमिनल फ्लूइड के अंदर सलाइवा भी ऐड अप हो रहा था, तो वो जो ऑस्मोलैलिटी जो है वो मेंटेन रह रही थी। यहाँ पे क्लोनिक या ल्यूमिनल सीकल ल्यूमिनल ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज देयर इज़ नो एज सच नो फ्लूइड जिस तरह के रूमिनल फ्लूइड था जो कि ज़्यादातर सलाइवा की वजह से बन रहा था, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता। इसलिए हमारे पास जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं वो ऑस्मोलैलिटी ऑफ द इक्वाइन हाइंड गट इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब इसका होगा क्या, इसके कॉन्सिक्वेंस में एक इफ़ेक्ट ऐसा होगा जिसमें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर जो है वो आएगा फ्रॉम मिकोजल सेल्स एंड बेसोलेटरल इंटस्टिशियम इनटू द ल्यूमन ऑफ द इक्वाइन हाइंड गट, और इसके नतीजे में सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ क्रिप्ट सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली होगी। देयर विल बी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर दैट विल बी एडेड टू द ल्यूमन, और अल्टीमेटली आगे चल के सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स जब होंगी तो वाटर भी साथ ही साथ री एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वाइन हाइंड गट। बाकी सारे प्रोसेसेस जो है वो रूमिनेंट्स की तरह ही होते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पे आपको कोई ऐसा रूमिनल फ्लूइड नहीं मिलता इक्वाइन हाइंड गट के अंदर। इसलिए जब ल्यूमिन की ऑस्मोलैलिटी इक्वाइन हाइंड गट के अंदर इंक्रीज़ करती है तो वाटर ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है, वाटर ड्रॉ डाउन होगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द इक्वाइन हाइंड गट। ये डायग्राम पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ड कर रही है और इसमें शो हो रहा है कि किस तरीके से एक 160 kg पौनी के अंदर तकरीबन 30 लीटर ऑफ वाटर्स जो है दैट इज क्रिएटेड इनटू दी इट्स लार्ज इंटेस्टाइन इनटू इट्स सीकम एंड कॉलन। और अगर आप देखो तो 20% ऑफ बॉडी का वेट जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है। तो अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँ तो तकरीबन 30 to 35 लीटर्स ऑफ वाटर बनता है, एंड अबाउट दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज secreted into the large intestine of the horse। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज़ फार एज इक्वाइंस इज़ कंसर्न, बिकॉज यहाँ पे एज सच आपको जिस तरह सलाइवा जो है रूमिनेंट्स के अंदर फोर स्टमक के अंदर कॉन्टीन्यूसली रूमिनल फ्लूइड को ऐड अप हो रहा था, स्लाइवरी स्क्रीशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली रूमिनल फ्लूइड के अंदर ऐड अप हो रही थी। यहाँ पे आपको एज सच कोई ऐसा फ्लूइड नहीं मिलता ना, तो इसलिए यहाँ पे वोलेटाइल फैटी एसिड की प्रोडक्शन की वजह से ऑस्मोलैलिटी ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन हाइंड गट फर्मेंटर्स के अंदर इंक्रीज़ करती है। उसको मेंटेन करने के लिए इतना ज़्यादा वाटर जो है इट इज़ सक्रीटेड इनटू द सीकम इनटू द कॉलन ऑफ द इक्वाइंस। तो इसको कंक्लूड करते हैं। अब आज हमने डाइजेशन को ख़त्म कर दिया है, नेक्स्ट वीक से हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास तो प्लीज़ डू आस्क।